आप सुन रहे हैं कहानी तड़प। इसे लिखा श्रीमती किरण सिंह ने। आवाज आरजे सिमी की। एक सुनसान सी सड़क है। दिन का उजाला बस अपनी चादर बटोर ही रहा था। एक 19-20 साल की लड़की हाथों में बैग थामे अपने गंतव्य की तरह बढ़ रही थी। उसने नोटिस नहीं किया कि उसके पीछे एक ब्लैक कलर की वैन बड़ी धीमी गति से उसका पीछा कर रही है, क्योंकि अभी इक्का दुक्का लोग नजर आ जा रहे थे। कुछ दूर तक कोई हलचल नहीं दिख रही है। अचानक वैन तेज गति से उसके सामने आ गई। वो डर गई। आस-पास कोई नहीं। उसकी घबराहट चरम सीमा पर। किंतु गाड़ी में से बैठा आदमी उसकी तरफ एक पर्ची बढ़ाते हुए, क्या आप ये एड्रेस बता सकती हैं? लड़की थोड़ी असहज हुई, किंतु भय अभी भी गया नहीं था। उसने पर्ची की तरफ ध्यान से देखा। तभी पीछे से उसके मुंह पर किसी ने रुमाल रखा और वो अपने होश खो बैठी। उसे तुरंत वैन में डाला गया और बड़ी तेजी से गाड़ी हवा से बातें करने लगी। मुंबई के पॉश एरिया में रहते हैं एक बड़े सर्जन डॉक्टर नूतन नायर, जिनका खुद का एक बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम जीवन है। जीवन डॉक्टर नूतन के इकलौते बेटे का नाम है, जो कि उनकी और उनकी पत्नी का पूरा जीवन ही नहीं बल्कि जान भी है। नूतन की पत्नी कल्पना जी एक पढ़ी लिखी सक्षम महिला है जो सोशल वर्क से जुड़ी है, मगर कोई जॉब नहीं करती। कारण कि वो अपना पूरा समय घर और बेटे को देना चाहती है। कल्पना का बेटा जीवन दोनों को काफी लंबी प्रतीक्षा के बाद मिला था, क्योंकि डॉक्टर तो लगभग इनकी मां बनने की क्षमता पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा चुके थे। कारण कि उनके गर्भाशय में 9 महीने का बच्चे का बोझ उठाने की क्षमता नहीं है। लेकिन कविता ने अपने इष्ट पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें पता था ईश्वर उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे। उनकी सोच से विपरीत डॉक्टर नूतन साइंस को ही सब कुछ मानते थे। उन्हें भरोसा हो चला था कि अब उनके जीवन में बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई देगी। यहाँ तक कि उन्होंने सरोगेसी का भी सारा इंतजाम करवा लिया था। आखिरकार कल्पना जी के भरोसे ने उन्हें जीवन जैसी खुशी उनकी झोली में डाल दी। और उस दिन डॉक्टर नूतन को भी यकीन हुआ कि साइंस के ऊपर भी कोई है, और वो है हमारी आस्था और विश्वास। जब जीवन पहली बार डॉक्टर नूतन की गोद में आया तो उन्होंने खुशी से कहा, तुम्हारे आने से हमारा जीवन सुखमय हो गया है। तुम हमारी जान बनकर आए हो और अब हमारा जीवन सिर्फ तुम्हारे साथ ही बीतेगा। कविता जी ने कहा, हाँ, जीवन, हमारा जीवन। क्यों ना हम इसका नाम ही जीवन रख दें, ताकि हमेशा याद रहे कि जीवन के किन किन पलों में तरसे थे आज इस जीवन के लिए। पत्नी का विश्वास ही तो था जो दोनों का अंश उनकी गोद में था। भला डॉक्टर नूतन क्यों इनकार करते? देखते देखते दिन हवा हो गए और गोद से उंगली और उंगली से कंधे तक और फिर पिता को भी लंबाई में पीछे छोड़ दिया। एक सुंदर, सुडौल और बहुत ही आकर्षक छवि का मालिक है जीवन। डॉक्टर नूतन एक बहुत ही बड़ा और काबिल सर्जन है। जैसे दर्जी कपड़े सिलता है, बिल्कुल उसी तरह डॉक्टर चीर फाड़ के बाद मानव शरीर सिलते हैं। आज तक रिकॉर्ड है जो उनकी कोई भी सर्जरी फेल हुई हो। डॉक्टर नूतन अपनी ही तरह, या कहें तो अपने से बड़ा सर्जन, अपने बेटे जीवन को बनाना चाहते हैं, और उन्हीं के इच्छाओं के अनुरूप ही जीवन भी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर प्रैक्टिस कर रहा था डॉक्टर नूतन के सर्जन मित्र के हाथ के नीचे। अब डॉक्टर साहब की धाक का ही कमाल था, जो बेटे को इधर उधर भटकने के बजाय एक बड़े सर्जन के हाथ के नीचे सीखने का मौका मिला था। वैसे तो पैसे से कुछ भी किया जा सकता है, मगर काबिलियत तो खुद के दम पर आती है। पैसे से सिर्फ रेपुटेशन बनाया जा सकता है, हुनर खरीदा नहीं जा सकता। और हर पिता की तरह वो अपने बेटे को काबिल बनाना चाहते हैं। डॉक्टर नूतन को 2 ही चीजों से बहुत प्यार है, एक है जीवन और दूसरा अपना ऊंचा ओहदा, जो एक काबिल डॉक्टर होने के बाद उन्हें मिला था। मगर साथ में कुछ जुड़ गया था, वो था अपनी गरिमा और स्टेटस का गुरूर। वो हर चीज बिल्कुल अपनी बराबरी वालों से ही रखना पसंद करते हैं। उठना, बैठना, पहनावे और इस्तेमाल की चीजों का भी खास ध्यान रखते थे कि कहीं उनके किसी भी चीज से उन्हें कोई छोटा ना समझ ले या उन्हें हल्के में ले ले। बंगले के सामने हाई क्लास के गार्ड 24 घंटे तैनात, हर गाड़ी में ड्राइवर हर वक्त खड़े रहना चाहिए। अगर 1 सेकंड के लिए भी नहीं दिखा तो दूसरे दिन छुट्टी दे दी जाती, और ये काम घर के हर नौकर और हॉस्पिटल के हर स्टाफ पर लागू होता था।
एक डॉक्टर होने के नाते वो समय के बहुत पाबंद हैं, जो कि उनके प्रोफेशन के लिए अति आवश्यक है। और यही कारण वो आज शहर के बेस्ट डॉक्टर में से एक है। और उनसे विपरीत उनकी पत्नी हर से समान व्यवहार रखती है और पिता के साथ माँ का ये गुण जीवन में अंदर तक है। वो किसी की भी मदद के लिए बिना किसी सवाल के आगे बढ़ जाता है। जो बात डॉक्टर नूतन को नागवार गुजरती है, पत्नी से प्रेमवश वो कुछ नहीं बोलते, मगर बेटे को हर बार टोकते हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कल्पना जी बड़े प्यार से जीवन के सर पर हाथ फेरते हुए उसे उठाती है। उठो बेटा, तुम्हारे डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ा सा आलीशान कमरा, दीवार से अधिक विंडोज हैं, नेवी ब्लू और व्हाइट रंग में रंगा हुआ कमरा, और उस पर उसी के कॉम्बिनेशन में पर्दे और बाकी की सजावट है। पीले रंग के 2 बड़े और आलीशान सोफे राजमहल की अनुभूति करा रहे हैं। बेड के ऊपरी हिस्से पर जीवन का माता पिता के साथ की एक बड़ी पिक्चर लगी हुई है और बाकी दीवार उसके सारे एडवेंचर से भरी हुई है, जो बचपन से लेकर जवानी तक की है। जीवन अपना सर पिलो से हटाकर माँ की गोद में रख देता है। बस 2 मिनट मॉम, प्लीज। कल्पना जी मुस्कुरा कर कहती हैं, तो फिर आज तुम हार जाओगे डैड से, और फिर तुम्हें उन्हीं की बात पूरे सप्ताह मानकर सुबह के 6 बजे उठना होगा। देख लो, मैं तो जाकर बोल देती हूँ कि हमारा बेटा अभी और सोना चाहता है। ये शर्त की बात सुनकर जीवन उछलकर ऐसे खड़ा होता है जैसे कभी सोया ही नहीं था। 8 बजने में बस 5 मिनट बाकी थे। मॉम, आपने इतना लेट उठाया। वो भागता है बाथरूम में और ब्रश के साथ अपने कपड़े भी बदलने लगता है। तुम्हें खुद से उठने की भी बात हुई है, मगर फिर भी मैं तुम्हें उठाती हूँ और उल्टा मुझे ब्लेम, कल्पना जी ने कहा। और वो बात करते हुए बेडशीट ठीक करती हैं और पिलो चद्दर भी जगह पर रखते हुए कहती हैं। जीवन माँ के गले लगते हुए कहता है, आई लव यू मॉम। माँ को मक्खन लगाते हुए बाहर भागता है जैसे कोई ट्रेन बस छूटने वाली हो। कल्पना जी हंसते हुए जीवन के लिए जूस लाने को नौकर को आवाज देती हैं और जूस लेकर नौकर बाहर लॉन में रखता है, जहाँ पहले से डॉक्टर नूतन बैठे थे। और हांफता हुआ जीवन भी पहुंच चुका था टेनिस लेकर, और बचा हुआ मक्खन पिता को लगाते हुए कहता है उनके गले लगकर, लव यू डैड। क्या बात है, आज तो आप बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। क्या बात है, कहीं मॉम ने सुबह सुबह प्रपोज तो नहीं कर दिया। डॉक्टर नूतन बिना उसकी बातों को ध्यान देते हुए कहते हैं, 8:02। हाथ में लगी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, यू आर लेट। और इस वीक ये दूसरी बार है, और पता है ना, अगर तीसरी बार हुआ तो। डैड की बात बीच में काटते हुए कहता है, डैड बस 2 मिनट, 2 मिनट भी भला कोई लेट होता है। बोलो ना मॉम। डैड, वैसे भी आज मैं खुद से ही उठा हूँ और फिर नहाया और ब्रश किया, फ्रेश होने में भी पूरा 1 घंटा लगा। कल पक्का मैं 2 मिनट जल्दी आ जाऊंगा। एक मासूमियत भरी निगाहों से देखता है। डॉक्टर नूतन खुद से उठने की बात पर कल्पना जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बॉल टेनिस की मदद से जीवन की तरफ उछालते हुए कहते हैं, बस करो बेटा, अगर मक्खन खत्म हो गया हो तो अब गेम पर फोकस करें। मेरे पास पूरा दिन नहीं है तुमसे बहस करने के लिए। और रही बात 2 मिनट की, तो उस मरीज को पूछो जो डॉक्टर के पास पहुंचने में 2 मिनट लेट हो जाता है। फिर पता है ना क्या होता है। सॉरी डैड, आगे से समय का पूरा ध्यान रहेगा, जीवन अपनी गलती मानता हुआ कहता है। कल्पना जी भी जूस जीवन की तरफ बढ़ाती हुई आंखों से सवाल करती है, तो जीवन कान पकड़कर इशारे से सॉरी बोलता है। कविता जी चली जाती हैं। दोनों आधे से 1 घंटा रोज यही गेम खेलते हैं। बेटे को प्यारवश उठा नहीं पाते और खुद डॉक्टर साहब सुबह के 6 बजे से उठकर वॉक, एक्सरसाइज सब कुछ नियमानुसार रोज करते हैं। और फिर बेटे के उठने का इंतजार, जिसके अपॉइंटमेंट के लिए लोग तरस जाते हैं, वो डॉक्टर नायर अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि दिन के कुछ ही घंटे तो मिलते हैं एक दूसरे के साथ। दोनों टेनिस खेलते हुए बातें करते हैं, फिर थककर रेस्ट करने बैठ जाते हैं। आज जीत जीवन की हुई थी, इसीलिए वो ज्यादा ही चहक रहा था। डैड, आई एम द विनर। हाथ ऊपर की तरफ उठाकर जीवन ने कहा। डॉक्टर नूतन उसे गले लगा लेते हैं। पिता तब जीत जाता है जब वो अपने बच्चों से हारता है, और नूतन भी जीवन के हर तरक्की में बहुत ही ज्यादा उत्साहित होते थे, चाहे वो छोटी सी गेम ही क्यों ना हो। दोनों बैठकर कुर्सी पर बातें करने लगे और टॉवल से पसीने पोंछकर टॉवल नौकर की तरफ बढ़ा देते हैं
और उसे जाने का इशारा करते हैं। नौकर चला जाता है। डॉक्टर नूतन जीवन की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, सुना कल तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था? जीवन हड़बड़ा कर बोला, हाँ पर छोटा सा। उस आदमी को ज्यादा चोट नहीं आई, बस खरोंच आई थी और गलती उसकी थी, वो अचानक ही सामने आ गया था। सॉरी डैड, आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ बेटा, मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं थी, मगर फिर आगे जो किया तुमने वो तो गलत ही था ना? क्या गलत डैड? मैं तो उसे हॉस्पिटल लेकर गया, उसका पूरा चेकअप कराया। हाँ, और बिल आया 20,000 रुपए। एक खरोंच के सारे टेस्ट करने जरूरी नहीं थे? हम लोग तो ऐसे ही करते हैं ना। जब भी कोई मरीज हॉस्पिटल में आता है तो हम उसका पूरा चेकअप करते हैं, चाहे उसे कितनी भी छोटी प्रॉब्लम हो। जीवन ने जवाब दिया। और जीवन की इन बेवकूफाना बातों से डॉक्टर को गुस्सा आना चाहिए था, मगर वो एक पिता हैं, इसीलिए वो गुस्से से नहीं बल्कि अपनी बातों से उसे समझाना चाहते थे। और बिल किसने दिया? मैंने दिया डैड। वो तो बहुत ही गरीब आदमी था, उसने तो अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा हॉस्पिटल कभी नहीं देखा था। अच्छा, ये बताओ, अगर डॉक्टर ही मरीज का बिल पे करने लगे तो हॉस्पिटल के स्टाफ का खर्च कौन उठाएगा? अगर तुम्हारी भाषा में कहूँ कि वो गरीब था, तो तुम बताओ कि हॉस्पिटल का सारा स्टाफ क्या अमीर है? कितने स्टाफ इस तरह के हैं जो सिर्फ अपनी सैलरी के इंतजार में दिन गिनते हैं? अगर हर डॉक्टर मरीज के छोटे से जख्म पर अपने 20,000 लूटता रहेगा तो उसके पास क्या बचेगा? यहाँ तक कि मैंने भी अगर ऐसा किया तो साल भर में रोड पर आ जाएंगे। उसकी जितनी चोट थी तुम्हें उसका उतना ही इलाज कराना चाहिए था, बल्कि बाकी पैसे तुम उसे दे देते तो उसका 4 महीने का राशन आ जाता, या तुम उसे 500 का नोट भी पकड़ाते तो भी वो खुश हो जाता, और इस तरह तुम बाकी के पैसे से 29 और लोगों की मदद कर पाते। जीवन अपना सर पीट लेता है। ओह डैड, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं कितना बेवकूफ हूँ डैड। जीवन अच्छा तो था, मगर अभी दुनियादारी से अनजान था। डॉक्टर नूतन मुस्कुरा देते हैं, बेटा, इमोशनल होना बुरी बात नहीं होती, पर इमोशनल फूल होने में फर्क होता है। देखो बेटा, अगर हम हॉस्पिटल को चलाने के लिए मरीज से थोड़े ज्यादा खर्च कराते हैं, उसका एक कारण ये भी है कि उन्हीं खर्चों से हमारा पूरा हॉस्पिटल चलता है। यहाँ तक कि आने वाले मरीज को भी पता है कि यहाँ आने पर उसका अच्छा खासा खर्च होने वाला है। ये एक बिजनेस करने का तरीका है। और रही बात दान धर्म करने की, तो हम हर महीने कैंप लगाकर कर देते हैं, मगर एक बड़ा हॉस्पिटल चला, स्टाफ के खर्चे, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस और सही कीमत की दवाइयाँ सुविधाएं अवेलेबल करानी है तो हमें ये कीमत ही सामने वाले से वसूल करनी पड़ती है। अगर दूसरे के नजरिए से देखने जाते हैं तो गलत लगता है, मगर एक बिजनेसमैन के तरीके से सोचा जाए तो सही है। और अगर बात करें मरीज की, तो इसी बहाने हम उसका पूरा चेकअप कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। हमारा हॉस्पिटल कभी किसी का गलत रिपोर्ट बनाकर नहीं देता, जो है वही बताता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लापरवाही वश अपना चेकअप नहीं कराते। यूँ कहे तो हमें 6 महीना या साल में एक बार रूटीन चेकअप कराना चाहिए, मगर लोग यूं ही लापरवाही करते हैं। इस कारण हम भी उनका फुल रूटीन चेकअप लिख कर दे देते हैं, जिससे हमारे हॉस्पिटल की आमदनी भी हो जाती है और उस इंसान को भी पता चल जाता है कि वो कितना निरोग है। बेटा, किसी की मदद उसके हिसाब से करो, अपने हिसाब से नहीं। हमारे पास हुनर है, अगर जरूरत है तो आप अपने हुनर मुफ्त में दो, मगर पैसे बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करने चाहिए। आज अगर हम इस आलीशान घर के सामने बैठे हैं तो उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। तुम्हारी माँ रात भर मेरे इंतजार में जागी है, और अगर तुम भी एक काबिल डॉक्टर बनकर निकलोगे तो वो भी तुम्हारी मेहनत होगी बेटा। मेरे पिता ने एक छोटा हॉस्पिटल बनाकर दिया और मैंने अपनी मेहनत से उसे शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। तुम अपनी मेहनत से देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाओगे। इन सब में एक चीज कॉमन है और वो मेहनत है। कोई गरीब जानबूझकर नहीं होता, मगर गरीब बने रहना शायद ये जानबूझकर अवश्य रहता है। ये बात मेरी याद रखना। हर को उठने के लिए हाथ देना, चलने के लिए बैसाखी नहीं, वरना वो हमेशा ही अपाहिज रह जाएगा। जहाँ जितनी जरूरत हो पैसा वहाँ उतना ही खर्च करना, क्योंकि निकालने से एक दिन कुएं का पानी भी खत्म हो जाता है तो पैसे की क्या औकात है। डॉक्टर नूतन अपनी बातों को इस तरह कहते थे कि वो गलत होते हुए भी अच्छी ही लगती थी। खैर, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। जीवन ने सच में बेवकूफी की थी। अगर वो चेकअप के बदले पैसे की मदद करता तो उस आदमी के लिए ज्यादा ही सही होता।
वाओ डैड, अमेजिंग, आप सच में दुनिया के बेस्ट डैड हो। आगे मैं ध्यान रखूंगा। जीवन अपने पिता की हर बात बहुत ही ध्यान से सुनता है हमेशा। डॉक्टर नूतन घड़ी की तरफ देखते हैं। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे नहाने का वक्त हो गया है। मिलते हैं नाश्ते की टेबल पर। और हाँ, वहां लेट नहीं। ओके डैड। वहीं दूसरी तरफ एक जंगल के बीचों बीच एक पुराना पर बड़ा सा खंडहर था, जहां बाहर कुछ गुंडे अपने हाथों में हथियार लिए चौतरफा रखवाली कर रहे थे। कुछ आग जलाकर बैठकर गप्पे हाँक रहे थे और साथ में दारू की बोतल भी थी। खंडहर पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ था, अभी भी उसमें रहने लायक कमरा था और उन्हीं ढहती हुई दीवारों में से सिसकियों की आवाजें आ रही थी, मगर बाहर बैठे लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था। सनसनाती अंधेरी रात में दौड़ लगाता हुआ एक गाड़ी बड़ी तेजी से आकर रुकी। सारे आदमी जो अभी कुछ लापरवाह से दिख रहे थे, अचानक मुस्तैद हो गए। एक ने दौड़ लगाकर गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी के अंदर से काले जूते के साथ पैर बाहर आया। एक नुकीली खीलों की तरह थे उसके जूते के हील, और घोड़े की पैरों की तरह आ रही थी उसकी जूतों की आवाजें जब वो कदम बढ़ा रहा था। वो खंडहर में बने हुए अपने कमरे में पहुंचा, जहां उसके लिए अच्छी फर्नीचर रखे हुए थे। अंदर से बाहर की खंडहरता का कोई निशान नहीं था। अंदर से उसके लिए आलीशान सोफे, कुर्सियां और टेबल पड़े हुए थे। जमीन पर नीचे कालीन भी बिछी हुई थी। कुछ तो था उसमें। अचानक उसके जूतों की आवाज सुनकर सिसकती आवाजें भी खामोश हो गई। ये सारे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त गैंग सक्रिय था। ये आदमी जो उसका लीडर या बॉस बोल सकते हैं, उसका नाम शाकाल है और उसके आदमी उसे बॉस कहकर संबोधित कर रहे थे। जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, वैसी उनकी सूरत होती है। एक लंबा चौड़ा कद काठी और रंग से काला और खूनी आंखें, बातों में गर्जना सी है। अपने साथियों को संबोधित कर रहा है। कालिया, क्या हुआ? हमारे नए कंसाइनमेंट का माल कब तक उठा लिया जाएगा? कालिया, जो कि एक खूंखार सा दिखने वाला था, वो शाकाल का राइट हैंड था। जी बॉस, उसने सर झुकाकर कहा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है कि नहीं? देखो, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इस महीने की आखिरी तारीख को हमें अपना सारा माल दुबई एक्सपोर्ट करना है। तब तक हमारा माल कंप्लीट हो जाना चाहिए। बातों में गर्जना थी और चेतावनी भी। सिर्फ 2 कंसाइनमेंट और उठाने हैं बॉस। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करें, हमारा माल समय पर ही डिलीवरी होगा। बस आज एक डील फाइनल ही है, बस रह जाता है आखिरी, वो भी जल्द इंतजाम कर लेंगे। हमने अपने सारे आदमियों को काम पर लगा दिया है। हमारा साथी रंगा दूसरे टारगेट पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है, इसके कुछ दिनों बाद, ताकि किसी को हम पर शक न हो। कालिया, पूरे 10 करोड़ की डील है। एक भी लापरवाही और जान से हाथ धोना। याद रखना, मुझे कोई भी गलती भूल कर भी नहीं चाहिए। अगर इस माल की डिलीवरी समय पर हो गई, सामने वाला खुश होकर हमें इनाम भी दे सकता है। एक क्रूर अट्ठास से वो सुनसान जगह बहुत ही भयावह हो चुका था और हंस रहा था इनका सरगना और वहां जमा उसकी फौज। अचानक एक आदमी हांफता हुआ, बॉस, बॉस। क्या हुआ? उसकी आंखों में क्रोध साफ दिख रहा था। वो भागने की क्या? कालिया ने पूछा। लगता है जीवन से मन भर गया है, अभी सबक सिखाता हूँ, कालिया ने कहा। तभी बॉस ने उसे टोका। याद रखना, सामान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मगर आज के बाद सपने में भी यहाँ के पिंजरे से निकलने की ना सोच सके। जी बॉस। दोनों एक दूसरे को देखकर एक क्रूर भरी मुस्कान के साथ कालिया उस आदमी के साथ चला जाता है। आखिर कौन है ये लोग? क्या जिया और जानवी के जीवन से इनका कोई लेना देना है? वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक चौल में रहते हैं नंद किशोर और उनकी पत्नी राधा। दोनों अयोध्या नगरी से होने के नाते राम जी के बड़े भक्त थे। दोनों को 2 प्यारी प्यारी 2 बेटियां, एक जिया और दूसरी शिया। बड़ी बेटी जिया 22 साल की और दूसरी बेटी शिया अभी 13 साल की है। जिया मास्टर्स इन एजुकेशन कर रही थी क्योंकि उसे टीचर बनने का बड़ा शौक था। नंद किशोर शहर में कमाने आए थे,
मगर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली, कारण कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने किराने की दुकान शुरू किया और वही चल निकला। धीरे धीरे उसी की कमाई से खुद का घर और दुकान खरीदा। आज उनकी दुकान नीचे और मकान ऊपर था, जिसमें वो अपने परिवार के साथ में बड़ी खुशी से रहते हैं और दोनों बेटियों में उनकी जान बसती है। सुबह के 9 बजने वाले थे। राधा नाश्ता परोस रही थी और नंदकिशोर नाश्ता कर रहे थे। तभी शिया राधा के कान में आकर कुछ कहती है, जिस कारण राधा गुस्से में आ जाती है। क्या हुआ? मुस्कुराते हुए नंदकिशोर ने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारी लाडली का रोज का नाटक, सुबह 9 बजे तक सोने का और फिर उठकर ऐसे दिखाएगी कि जैसे हमारी वजह से रोज देर हो जाती है, राधा ने कहा। नंदकिशोर अपनी छोटी बेटी की तरफ देखते हैं, जो खुश हो रही थी। पास आने का इशारा करते हैं, वो आकर बगल में बैठ जाती है। दीदी से झगड़ा हुआ? हाँ। किस बात पर तुम दोनों का झगड़ा हुआ? वो कल आपने जो चॉकलेट लाई थी, वो दीदी अकेले ही खा गई और मुझे बस छोटा सा टुकड़ा दिया, इतना छोटा सा। उंगली से इशारा करते हुए उसने कहा। ओह, तो तुम मुझसे और ले लेती। अब तुम्हारी माँ के गुस्से से तो राम जी ही बचाए, नंदकिशोर ने कहा। जैसे आमतौर पर होता है, घर में चाहे कितना भी सामान भरा हो, मगर भाई बहन एक दूसरे का हिस्सा बिना पूछे अगर खा लिया तो। वही यहाँ पर भी था। नीचे चॉकलेट से पूरी दुकान भरी है, मगर आप तो कुछ बोलना मत, बस बिगाड़ लो। आपके अम्मा बाबूजी जब भी आते हैं कितना कुछ सुनाकर चले जाते हैं मुझे। बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए, ब्याह की उम्र हो गई है, ससुराल वालों के सामने भी इस तरह ही 12 बजे तक सोएगी, राधा ने गुस्सा करते हुए बोला। अरे 12 बजने में अभी समय है, अभी तो बस 9 ही बजे हैं। बच्ची है। बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, मगर आप बड़ी होने दे तब ना, बस बच्ची बनाकर रखे। आज देखती हूँ मैं, गुस्से में राधा ने कहा। तभी नंदकिशोर ने धीरे से शिया को कहा, तुम 5 मिनट नहीं रुक सकती थी? जोर से माथे पर बल देते हुए कहा। तुम रुको राधा, तुम ठीक ही कहती हो। आज मैं भी साफ साफ इस लड़की को समझा ही देता हूँ कि जैसे माँ कहे वैसे ही करना, वरना हम इसकी शादी कर देंगे। राधा को अच्छा लगा सुनकर। वो कमरे की तरफ बढ़ रही थी, मगर रोककर नंदकिशोर जी खुद अंदर चले गए और तेज आवाज में बोले, ये क्या तरीका है? ये कोई समय उठने का? मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा। अंदर जिया बिंदास एकदम नींद के आगोश में समाई हुई थी। उसे बाहर हो रही बहस से कुछ लेना देना नहीं था। सोते हुए बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह एक टेडी से लिपट कर सो रही थी। नंदकिशोर जी मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरते हैं, बगल में रखी किताबों को समेटकर टेबल पर रखते हुए कहते हैं, उठ जाओ बेटा, नहीं तो लेट हो जाओगी। देखो 9 बज गए। आंख मीचती हुई, गुड मॉर्निंग पापा। क्या 9 बज गए? आज मैं फिर से लेट हो जाऊंगी। अचानक से हड़बड़ाकर और फिर परेशान होने लगती है जिया। शांत हो जाओ, कोई देर नहीं हुआ। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़कर थक गई होगी मेरी गुड़िया। थोड़ा सो लिया तो क्या हो गया? कोई बात नहीं बेटा, जाओ आराम से तैयार हो जाओ, फिर कॉलेज भी तो जाना है। और हाँ, बिना नाश्ता किए बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, नहीं तो राम जी नाराज हो जाएंगे। जिया ने कहा और दोनों हंसने लगते हैं। हाँ। और दरवाजे पर खड़ी राधा और शिया ये सब देख रहे थे। शिया को हंसी आ गई। पलटकर नंदकिशोर जी देखते हैं और तुरंत कहते हैं, देखो जिया, इतना देर सोना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी माँ इस बात से बहुत नाराज है कल से। राधा गुस्से में बरस पड़ी। बस करिए, सिर्फ आपकी वजह से ये आदतें पड़ी है। आपने ही बिगाड़ा है और कहने वाले बस माँ पर ही उंगली उठाएंगे। जिया इशारे से पूछती है, क्या हुआ? नंदकिशोर जी इशारे से बताते हैं, अपना मुंह फुलाकर कि माँ नाराज है। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। जिया हामी भरते हुए बाथरूम की तरफ भागती है। नंदकिशोर जी राधा को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो अभी भी गुस्से में है। ये आप बाप बेटी के नाटक मेरे सामने नहीं चलेंगे। अरे सुनो तो, रात भर जागकर पढ़ाई करती है, थोड़ा लेट सो गई तो क्या हुआ? तुम शिया से पूछो। शिया बताओ, रात को दीदी कब सोई थी? पता नहीं, मैं 11 बजे सो गई थी, तब तो दीदी पढ़ाई कर रही थी। फिर बताओ,
नन्ही सी जान रात भर जाकर पढ़ाई करेगी और सोएगी भी नहीं तो बीमार पड़ जाएगी मेरी बच्ची। इमोशनल होते हुए उन्होंने कहा। राधा जी का गुस्सा भी शांत हो गया। सही कहा आपने, सच पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ती है। पिछले परीक्षा के समय बीमार पड़ गई थी। माँ का मन ऐसा ही होता है। नंद किशोर जी ने इमोशनल होकर बात संभाल ली। जिया पढ़ने में बहुत होशियार थी। रात में शांति में पढ़ाई अच्छी होती है, इसीलिए वो रात को लेट तक जागती है और फिर सुबह कॉलेज के लिए भागम भाग होता है। जिया मध्यम कद काठी की है। उसकी आंखें बिल्कुल कमल नयन हैं। होंठ गुलाब की पंखुड़ियां, गालों पर मासूमियत की लाली और उजाला रंग। पलकें बिल्कुल मुड़ी मुड़ी सी है, जैसे आंखों में कुदरत ने काजल लगाकर भेजा हो। बाल सुनहरे भूरे रंग के हैं, जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। जिया तैयार हो चुकी थी। एक धानी रंग की स्लीवलेस कुर्ती और सफेद पटियाला और साथ में दुपट्टा, कान में इयररिंग और हाथ में घड़ी। बस इतनी चीजें उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। जल्दी से बाहर आकर भगवान के पैर पड़ती है। हे राम जी, बस माँ का गुस्सा ठंडा कर देना। नंद किशोर जी ने कहा। राम जी ने सुन ली, अब जल्दी नाश्ता करो नहीं तो लेट हो जाओगी। जिया माँ के गले लगकर बोलती है। सॉरी माँ, आगे से जल्दी उठ जाऊंगी। राधा जी प्यार से ठीक है कहकर जल्दी नाश्ता करो और टिफिन मत भूलना, कल छोड़कर चली गई थी, कहती है। जी माँ। नाश्ता करने बैठ जाती है जिया। शिया की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये सब तेरा किया धरा है ना, तूने ही माँ के कान भरे हैं, है ना? पूरा कान के अंदर घुसकर भरा है, नंद किशोर जी ने कहा। शिया अपना बैग लेकर चिढ़ाती हुई निकल जाती है। जिया की नजर घड़ी पर पड़ती है। 9:30। ओ राम जी, अब गई मैं। 10 बजे का लेक्चर है। हाथ में पराठा लिए ही कमरे में भागती है। पीछे पीछे राधा जी, नंद किशोर जी नीचे भागते हैं। जल्दी जल्दी सारा सामान बैग में भरते हुए राधा जी भी एक सामान पकड़ाती है। माँ को बाय कर भागती है और नीचे नंद किशोर जी रिक्शा रुकवा कर रखते हैं। ये देखकर जिया पापा को गले लगाकर थैंक यू बोलती हुई रिक्शा की तरफ भागती है। तभी मेरा फोन तो चार्जिंग पर है, मैं लाती हूँ, तुम बैठो। तभी राधा जी भागते हुए मोबाइल लेकर आती है, जिसे लेकर वो रिक्शा में बैठकर हाथ हिलाती चली जाती है। और दोनों भी, ये तो उनकी रोज की आदत बन चुकी थी। छोटी शिया थी और नखरे जिया के। आप सुन रहे हैं भाग 2